जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। डिफेंस वाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रांत सर और सौम्या मैम लेकर के आए हैं गैट के एक पार्ट की यानी साइंस के पार्ट की एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए कि आप किस तरीके से गैट के अंदर जो साइंस का पार्ट आता है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट आता है उसमें आप किस तरीके से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका होगा। तो फिजिक्स को मैं लेने वाला हूं विक्रांत सर केमिस्ट्री के लिए और सौम्या मैम बायोलॉजी के लिए आपको स्ट्रेटेजी बताएंगी। एक एक करके हम तीनों आपके बीच में उपस्थित होते चले जाएंगे। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले इस सवाल के साथ कि किस तरीके से इस साल 2024 के अंदर आप अगर तैयारी कर रहे हैं एनडीए की और आप अगले साल एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि सितंबर अटेम्प्ट अभी पूरा हो चुका है, तो अगला अटेम्प्ट जो आएगा वो अप्रैल में आएगा। इनफ टाइम है हमारे पास पढ़ाई करने का, यानी लगभग 7 साढ़े 7 8 महीनों के आसपास का हमारे पास टाइम है पढ़ाई करने का। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास 7 से 8 महीने की प्लानिंग हम आपको देने जा रहे हैं और उतना उनके पास वक्त भी है। ठीक है, तो किस तरीके से स्कोर करेंगे फुल मार्क्स फिजिक्स के अंदर। देखो यार, अभी का जो एग्जाम सितंबर अटेम्प्ट वाला था, इवन जो अप्रैल वाला एग्जाम भी था 2024 का, दोनों बारी में कुछ इस प्रकार से पैटर्न चेंज किया है। खासकर मैं यूपीएससी द्वारा मतलब इस चीज को बड़ी प्रोत्साहन भी करता हूं इस चीज का, है ना, कि इन्होंने जिस प्रकार से सिलेबस पूरा वाइड वास्ट सिलेबस लिख करके दे रखा है, लेकिन उस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट में कभी देखे नहीं गए फिजिक्स में से। तो इस बार फिजिक्स का लेवल जो है वो थोड़ा सा अप हुआ है, हल्का सा अपर साइड पर गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सवाल टफ सवाल थे, मॉडरेट टू इजी सवाल रहे हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि मॉडरेट टू इजी सवालों का मतलब ये होता है कि 15 सवाल आप आराम से बना ले जाएंगे। और इस बार ऐसा भी देखा गया कि 25 सवाल फिजिक्स में नहीं पूछे गए, इस बार 20 ही सवाल लगभग फिजिक्स के अंदर पूछे गए हैं। तो अगर एक आधा सवाल क्योंकि थोड़ा सा ग्रे एरिया में आता, वो केमिस्ट्री के साथ कभी कभी कोइंसाइड करता, तो हम 20-21 सवाल मान लेते हैं, जिसमें से 15 सवाल 16 सवाल बच्चा आसानी से बना ले गया है। 3 से 4 सवालों के अंदर न्यूमेरिकल वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है। तो यस, इस बार की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलेगी आप सभी के लिए। आप सभी ने थ्योरी की तैयारी तो जिस तरीके से आप करते रहे हैं आगे भी करनी ही है। जो थ्योरी की तैयारी आज तक बच्चे करते आए हैं उसी तरीके से आप भी थ्योरी तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे इस बार एज कंपेयर टू पिछला वाला। और हम लोग भी इस बार अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी प्लानिंग के अंदर बहुत सारी एडवांस चीजें लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपके लिए एक सीरीज लॉन्च होने वाली है जहां पर हम लोग प्रैक्टिस आ करके लाइव आपके बीच में डिफेंस वाला चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा जो ये बैच चालू होने ही वाला है, मतलब हो ही चुका है ऑलमोस्ट, है ना, शौर्य 1.0 2025। तो इसके अंदर भी आपको ज्यादा प्रैक्टिस सेशन देखने में मिलेंगे फिजिक्स की जहां तक बात है। और यही बात लॉन्च वाले डे पर भी आपको बताई गई थी। तो भाई सीधी सी बात समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना पड़ेगा, थ्योरी पर तो आपको फोकस लगाना ही लगाना है, आपको वहां से फोकस अपना नहीं हटाना। शुरू करते हैं हम लोग अपनी आगे की बात को। तो एग्जाम एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि इस बार थ्योरी जो पूछी गई है सो है ही है। थ्योरी का तो आपने प्रिपरेशन करना ही करना है। इस बार आपने इजी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो करनी ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कई लेवल के होते हैं। बच्चों को बहुत सारे न्यूमेरिकल हार्ड भी लगते हैं, है ना, काफी सारे न्यूमेरिकल इजी भी लगते हैं, लेकिन इस बार के न्यूमेरिकल जो थे वो बहुत इजी थे। वो इस तरीके की क्वेश्चन जो होती है मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस प्रकार की क्वेश्चंस लगा करके सवाल पूछे गए थे। और ये सवाल अगर बच्चे के कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी आता है, उसको कैलकुलेशन वाला पार्ट वो इजीली कर लेता है, तो ये उससे मुंह जबानी भी हो जाएंगे। इस तरह के सवाल थे। मतलब लिटरली जब मैंने पेपर देखा, पेपर डिस्कस करने के लिए मैं आप लोग के बीच में नहीं आ पाया, तो विक्रांत सर ने आपके साथ पेपर डिस्कस किया था, लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो ये सारे के सारे सवाल बिना पेन उठाए मुंह जबानी बन रहे थे। इवन इफ कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होगा, तो टीचर का तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होता ही है, बच्चे का भी अगर ये स्ट्रांग होता है, यानी वो प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करता है, तो भाई ये इस प्रकार की जो इक्वेशंस हैं उनके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार का कुछ सवाल रहे हैं इस बार के एनडीए के अंदर। साथ ही साथ एनालिसिस की बात करूं तो पहले 25 सवाल आया करते थे, इस बार 25 सवाल नहीं आए हैं, इस बार 20 सवालों के आसपास पूछा गया है पेपर, है ना, और इजी टू मॉडरेट लेवल का यह पेपर था। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि भाई बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा पैटर्न होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से बैठ जाए, आप सोफे पर आराम से बैठ करके हम लोग फिजिक्स को कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना फोकस बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फोकस पॉइंट्स की। तो फोकस में सबसे पहला पॉइंट आपको जो ऐड करना है वो आज भी थ्योरी ही है। पहले भी थ्योरी ही था, आज भी थ्योरी ही है, क्योंकि थ्योरी पर से
थ्योरी के अंदर क्या आता है? थ्योरी के अंदर लॉजिकल सवाल आते हैं, थ्योरी के अंदर हाउ व्हाट व्हेन वाले रीजनिंग के सवाल आते हैं। इस प्रकार के सवालों पर तो आपने फोकस करना ही करना है और फोकस प्रायोरिटी नंबर 1 रखना है इसको, ठीक है ना। एंड नंबर 2 आपने जो फोकस प्रायोरिटी रखना है वो रखना है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। यस, इस बार आपको देखने को मिलेगा शौर्य बैच के अंदर भी बहुत चेंज होने वाला है। डिफेंस वाला के चैनल पर भी हम लोग अब ज्यादा एक्टिवली आपके बीच में आएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे आपको न्यूमेरिकल वाले पार्ट की, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस सुधारनी है, लॉजिक कैसे लगाना है, इक्वेशन कैसे लगानी है, उसमें कैसे चीजें पुट करनी है और कैसे आंसर निकालना है, ये सब चीजें आप हम पर छोड़ दो, ठीक है। तो इस बार हम लोग बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। और हमारी टीम आपके बीच में आकर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़ाएगी, यानी फिजिक्स पर हमारा खासा फोकस पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, ठीक है। तो थ्योरी वाला पार्ट फोकस में आप लोगों ने रखना है हमेशा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ानी है, ठीक है ना। और अपनी जो कैलकुलेटिव अप्रोच है, जो आपकी कैलकुलेटिव अप्रोच है, यानी कैलकुलेशन कैसे तेज करें हम, ठीक है, इस पर भी फोकस आप लोग को करना है। इसके अलावा और कोई फोकस पॉइंट एज सच नीड नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजों का आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो प्रिपेयर कैसे करना है अब बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है ना। और कुछ चैप्टर्स जो होंगे उनको आपने रिवीजन के अंदर ही केवल इंक्लूड करना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिन पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखो ये एनडीए की जर्नी लंबी है, आप सब कुछ पढ़ोगे, महीने दर महीने बीतते चले जाएंगे, आपके चैप्टर दर चैप्टर खत्म होते चले जाएंगे, नोट्स दर नोट्स बनते चले जाएंगे, लेकिन रिवीजन वाले पार्ट पर जब आप आओगे तो आपके पास एक बल्क इकट्ठा हो चुका होगा, नोट्स का, वीडियोस का, लेक्चर्स का, डीपीपी का, उसमें सवालों का, जवाबों का, है ना, एक बल्क इकट्ठा आपके पास हो चुका होगा और एक अच्छे लेवल पर आपकी तैयारी जो है हो चुकी होगी जब आप एग्जाम देने वाले होगे अगले साल अप्रैल वाले अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो भाई उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएं, तो आपने टाइमली रिवीजन करते रहना है। यानी यहां पर जो मैंने रिवीजन वाला पार्ट लिखा है, ये आपका टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहना चाहिए। यानी ये मत सोचना कि भाई एग्जाम आएगा तो हम रिवीजन करेंगे, जी नहीं। आपने अगर 1 मंथ पढ़ाई कर ली है, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का ब्रेक लो। कहां से ब्रेक लो? बैच से नहीं, स्कूल से। आप स्कूल जा रहे हो, मुझे पता है 12वीं क्लास के छात्र हो, आपके बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथ के साथ अपने बोर्ड की भी तैयारी करनी है, लेकिन कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन का आप ऑफ लो, जितना भी आपको यूटिलाइज उसको आप कर सको। और आपने जो 1 मंथ पढ़ा है उसको रिवाइज करो बैठ करके, उसको जिंदा रखना जरूरी है और लंबे समय तक जिंदा रखना जरूरी है। उसको आपको सांसें देनी है, उसको आपको ऑक्सीजन देनी है ताकि लंबे समय तक वो जिंदा रहे, आपके माइंड में वो बार बार रिपीट होता रहे। तो इसलिए आपने टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, ये बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई, ठीक है। टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। अगर आपको ऑफ लेना पड़े स्कूल से 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, तो लो, लगातार ऑफ लेने हैं लगातार लो। वीकली ऑफ लेना है तो वीकली लो। वैसे सर वीक में एक ऑफ तो हमारा होता ही है। अरे हां, तो एक ऑफ और ले लो। एक ऑफ आपका होता है ना, संडे का ऑफ होता है ना। अब 12th में बच्चे स्कूल जाते ही कहां थे? हमें ध्यान है, हम जब 12th के अंदर पढ़ते थे तो मेरे पास भी पीसीएम थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थी मेरे पास भी, है ना, नॉन मेडिकल थी। तो हम भी मुश्किल से अगर 5 दिन स्कूल लग रहा है या 6 दिन भी स्कूल लग रहा है तो उसमें से हम 3 ही दिन स्कूल गए हैं। तो आपके भी वो वाले दिन आने वाले हैं अब कि आप स्कूल जाना कम कर दोगे। तो स्कूल जाना कम कर दोगे तो ये आपके लिए एडवांटेजियस होगा, ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आप वो वाला टाइम फोकस करोगे क्या करने में? रिवीजन करने में। तो वीकली रिवीजन करिए, मंथली रिवीजन करिए, फोर्टनाइटली रिवीजन करिए। रिवीजन ही है जो कि की टू सक्सेस है, जो कि आपको आगे लेकर के जाएगा इस फिजिक्स, इस केमिस्ट्री, इस बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को, ठीक है ना, आगे बढ़ाएगा। तो टाइम टू टाइम रिवीजन के अंदर आप इसको क्या करोगे? वीकली ऐड कर सकते हो, वीकली रिवीजन ऐड करो, ठीक है ना। फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में एक बार रिवीजन करो, 2 हफ्तों का एक साथ, ठीक है ना। या फिर आप इसको मंथली ऐड करो, जिस भी तरीके से आपको सूटेबल लगता हो, लेकिन इससे ज्यादा गैप मत होने देना। ये ना हो कि भाई 3 महीने बीत चुके हैं, अब जाके भाई रिवीजन ध्यान में आया कि चलो हम चीजें रिवाइज कर लेते हैं। बहुत लेट हो चुका होगा, चीजें रिवाइज नहीं रहेंगी, चीजें ध्यान में नहीं रहेंगी, और जब ध्यान में नहीं रहेंगी तो फिर आप उनको पेपर तक भूलते चले जाओगे। जैसे जैसे आप नई चीजें सीखते चले जाओगे, पुरानी चीजें भूलते चले जाओगे। ये नौबत मत आने देना, ठीक है। टाइमली रिवीजन आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या करना है? आपने टेस्ट देने हैं, ठीक है, टेस्ट देने हैं, मॉक देने हैं, और उन मॉक का एनालिसिस भी करना है। ऐसा नहीं कि बस मॉक दिया और खत्म, मॉक दिया और पता ही नहीं जी मॉक गया कहां, ऐसा मत करना भाई। अगर मॉक दिया है, अगर 25 सवाल फिजिक्स के मान लो मॉक के अंदर आए हैं, तो मुझसे 20 ही क्यों बने? मेरे 5 कहां गलत हो रहे हैं? मेरे वीक एरियाज क्या हैं? बेटा अगर आपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता
और बेटर मार्क्स लाने से फिजिक्स में, ठीक है ना। पिछला वाला अटेम्प्ट चाहे आपका जैसा मर्जी रहा हो, जैसा मर्जी आप लोगों ने उसके अंदर प्रिपरेशन करी हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाला अटेम्प्ट भी आपको देना चाहिए तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो बच्चे टेस्ट देते हैं रेगुलर, उनका स्कोर काफी तेजी से बूस्ट करता है एज कंपेयर टू वो बच्चे जो टेस्ट पर ध्यान ही नहीं देते। और आप लिटरली मानोगे, जो बच्चा टेस्ट पर ध्यान नहीं देता ना, उसकी हर एक चीज बिगड़ती चली जाती है। एक डोमिनो इफेक्ट होता है ये। आपने टेस्ट नहीं दिया, आपको पता नहीं टेस्ट में आता क्या है। टेस्ट में अगर नहीं आता तो आपको कभी वो प्रेशर ही फील नहीं होगा। प्रेशर फील नहीं होगा तो आप उसके लिए पढ़ाई करना बंद कर दोगे, रिवीजन करना बंद कर दोगे। रिवीजन बंद हो गया तो ये डोमिनो इफेक्ट चलता हुआ आता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लेक्चर भी बंद हो जाता है, क्योंकि लेक्चर आगे का समझ में नहीं आ रहा होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई जब जब टेस्ट हो रहे हैं, जब जब मॉक हो रहा है, आपने उसका एनालिसिस भी करना है। खाली मॉक को ऐसे दे करके छोड़ नहीं देना कि भाई मॉक दिया और छोड़ दिया, ठीक है ना। और प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई जो जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से पिछले एनडीए में 4 से 5 सालों के एनडीए की बात कर रहा हूं, ज्यादा सवाल आए हैं, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि भाई काइनामेटिक्स, जिसको मोशन कहते हैं। इस बार भर भर के सवाल थे इसमें से। अब भाई नहीं पता होता कि यूपीएससी किस बार कहां फोकस कर दे। सच में बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है भाई। नहीं बता सकता टीचर के इस बार ऑप्टिक्स में से ज्यादा पूछ लेगा, इस बार काइनामेटिक्स में से ज्यादा पूछ लेगा, या फिर बराबर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपने कुछ चैप्टर्स हैं जिन पर खास फोकस करना है, उसमें से काइनामेटिक्स है, ठीक है। काइनामेटिक्स का मतलब होता है मोशन इन 1D और 2D की बात कर रहे हैं। 2D इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, मोशन इन 1D तो अच्छा खासा पूछा जाता है। इसके अलावा आपने फोकस करना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर, एनएलएम पर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे भी। ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है, बड़ा बेसिक सा चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने जो प्रिपरेशन करनी है वो करनी है ग्रेविटेशन की। इस बार ग्रेविटेशन का एक ही सवाल था, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार हैं कि ये मिक्स होकर के दूसरी जगह पर भी मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लूइड्स के अंदर। तो चौथा फोकस जो आपको रखना है वो फ्लूइड्स पर रखना है, ठीक है ना। साउंड पर से हर बार एक ना एक या 2 सवाल तो देखे गए हैं। तो साउंड एंड वेव्स करके एक चैप्टर है ना। जो बच्चे बैच नहीं भी ले रहे हैं उनके लिए भी ये बात बता रहा हूं कि भाई हमने चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है। आप चाहें तो वहां से देखें, मौज करो भाई। हर एक चीज फ्री में पहले से पढ़ा के रखी हुई है हमने। हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। आप लिखो काइनामेटिक्स या मोशन इन 1D बाय रक्षक सर, आगे लिखोगे आपको लेक्चर मिल जाएगा, पढ़ लो, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बाय रक्षक सर आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ चैप्टर का नाम लिखो, आगे डिफेंस वाला लिखो, अपने आप आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है जी। इतना आपको करना है। इसके अलावा और फोकस आपको रखना है इलेक्ट्रिसिटी पर। और इस बार इलेक्ट्रिसिटी पर भी थे 2 सवाल लगभग इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं इस बार, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। और जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पर से सिर्फ एक ही सवाल आया, ऑप्टिक्स पर से, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझना कि अब नहीं आया तो आगे नहीं आएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसको मैंने 7 नंबर पर रखा है। यह मत समझना कि ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला है, जी नहीं। एक बार एनडीए में इसी पे से 7 सवाल थे, सिर्फ एक ही टॉपिक में से 7 सवाल दे रखे थे 25 में से। आप बात को समझ रहे हो? तो कुछ नहीं पता कि किस तरफ से वो किस टॉपिक को उठा करके उसके ऊपर से ज्यादा सवाल पूछ ले। इस बार काइनेमेटिक्स के ऊपर ही लगभग 4 सवाल पूछ रखे थे। तो यूपीएससी वाले जाने ये तो कि एनडीए में उन्होंने क्या डालना है, ठीक है। तो लेकिन आपने तैयारी इन चैप्टर्स की तो खासी करनी है, ठीक है। सो एनडीए का पेपर तो हो गया है। अब बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड के अंदर होगी कि सर इस बार जो एनडीए का पेपर है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है। क्या बहुत से बच्चों का अच्छा भी हो गया होगा, है ना। और जिनका अच्छा एग्जामिनेशन हुआ उनको बेस्ट ऑफ द विशेस एसएसबी के लिए। लेकिन अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी कि एनडीए 1 2025 को फोकस कर रहे हो और आपका किसी हालत में ये अब की बार जो पेपर हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ, तो बेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी कि एनडीए एग्जामिनेशन में अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आ गए हैं, तो भाई उनमें मैक्सिमम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कैसे आप गेन कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है भाई कि भाई फुल आउट ऑफ फुल अपन गेन नहीं कर सकते, बिल्कुल आता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल करेक्ट हो, आपका विजन बिल्कुल करेक्ट हो और आपकी मेहनत बिल्कुल करेक्ट हो। मतलब जो आपको पेपर का पैटर्न अगर अच्छे से पता हो, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, सिलेबस की अच्छी जानकारी हो, पीवाईक्यू की आपने अगर डीप स्टडी कर रखी हो, तो आई एम डैम श्योर बेटा
आप गारंटीड हो, 100% हो, आप फुल आउट ऑफ फुल केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हो। सो मैं विक्रांत पुंडीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर बेटा। और आज इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाउ वी कैन अचीव फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री। मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी यहां पर आपको बताने वाला हूं। चलिए बेटा, आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से लेट्स बिगिन। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले अपन कुछ चीजें देखते हैं बेटा जो अपन लोगों को समझनी है इस सेशन के अंदर, कि भाई जब भी अपन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो फॉर एग्जांपल अपन नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की अगर अपन तैयारी कर रहे हैं, और इस एनडीए में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं आपके साइंस की, और साइंस में मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की। हालांकि ये जो चीज है आपकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड करती है। आपके कुछ फ्लॉज होते हैं बेटा, ठीक है, कुछ आपके फ्लॉज होते हैं या फिर आपके कुछ ड्रॉबैक्स आपके होते हैं जो नॉर्मली आप लोग कर देते हो प्रिपरेशन करने के टाइम पे। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या होता है बेटा, आपका कोई एक फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। जब आपका मन करता है तब आप पढ़ने लग जाते हो। भाई अगर आप फौज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यू मस्ट हैव टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर एग्जामिनेशन। आप एक दृढ़ संकल्पी होने चाहिए, आपका संकल्प निश्चित होना चाहिए और आपका रूटीन फिक्स्ड होना चाहिए। फौज के अंदर जब आप अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमी में जाओगे, क्या होता है भाई, वहां 5 बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, इतने बजे ड्रिल होगी, इतने बजे इवनिंग की एक्सरसाइज होगी या कुछ भी होगी। सेम अभी आपकी जो लाइफ है ये एक सेम आप ऐसे समझो एकेडमिक लाइफ है, तो आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, मोस्ट ऑफ द बच्चे को पैटर्न ही नहीं पता होता है भाई कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तीसरा, आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यह नहीं पता होता सिलेबस कहां से पूछाएगा, कितना पूछा जाएगा, प्रॉब्लम आती है। चौथी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आपकी जो होती है वो आप पीवाईक्यूज की स्टडीज नहीं करते हो। आप लोग क्या करते हो, पैनिक करते हो। और आप लोग सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने किया था या नहीं किया था, ऐसा बताना। अभी आप लोगों का पेपर हुआ, ठीक है, हाँ जी सर पेपर हुआ सितंबर के महीने में। बहुत से बच्चे अपनी ईमानदारी से बताना जिन्होंने 1 महीने पहले प्रिपरेशन करने स्टार्ट करी होगी। 1 महीने उन्हें पहले लगा अरे हाँ यार पीवाईक्यू नाम की भी कोई चिड़िया होती है, चल इसको देख लेता हूं कैसी दिखती है। उससे पहले चिल रिलैक्स बैठे होंगे। गलती करी है बेटा, और गलती मानव से ही होती है, मनुष्य से ही गलती होती है। मैं आपको यह नहीं कर रहा भाई क्यों गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं। एक सच्चा आदमी, एक ईमानदार आदमी वो होता है जो अपनी गलतियों से सीख लेता है और उस गलतियों में जो कमियां आती है बेटा उनको फोकस कर मतलब वर्क ऑन करता है। एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति वो होता है। सो आपको क्या करना चाहिए बेटा, आपको इन गलतियों को एनालाइज करो और फिर उसमें देखो अच्छा यार ये मेरे वीक एरिया थे, मेरे को ये चीज नहीं करनी और ऐसे काम नहीं करना है। तो पांचों पॉइंट क्या बेटा, कोई भी व्यक्ति अपना एनालाइज नहीं करता है खुद को। आप लोग अपना पेपर देकर आगे क्या आपने एनालाइज किया, नहीं किया। आप बस यार मेरे नंबर 320 330 340 किसी तरीके से बस कट ऑफ क्लियर हो जाए। आपके दिमाग में बस ये रहा है भाई यार कट ऑफ क्लियर हो जाए, कट ऑफ। भाई कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी, वो सेकेंडरी चीज है यार। आपका जिंदगी में पहला पेपर था, आप और भी पेपर दोगे, तो आपको एक चीज फोकस करनी है, अपने वीक एरिया देखिए बेटा, चुपचाप बैठिए, एक पेपर पर लिखिए यार मेरा सब्जेक्ट कौन कौन सा वीक एरिया था वो लिखिए। यार ये मेरी टॉपिक्स जो थी वो वीक एरिया के अंदर मेरी टॉपिक थी, वो पेपर के अंदर लिखिए और उन पर वर्क ऑन करिए। कोई टॉपिक आपकी ऐसी वीक होगी उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। नेक्स्ट यदि हम लोग क्या बात कर लेते हैं, छठा पॉइंट जो है बेटा, वो हमें सोर्स ही नहीं पता होता कि यार हमें पढ़ने के लिए कौन कौन से सोर्स इकट्ठे करने हैं। We just don't know the sources। हमें सोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है भाई, क्या क्या सोर्स है, बुक्स नहीं पता होता है यार कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो एक बेसिक प्रॉब्लम आती है। सातवां यदि मैं बात करता हूं यार, हम ना बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, है ना, आलसी हो जाता है। अरे यार कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तरसों पढ़ लेंगे, नरसों पढ़ लेंगे। ये कॉमन मिस्टेक्स होती है। और एक 8वीं मिस्टेक्स होती है बेटा, टाइम वेस्ट। एक 8वीं मिस्टेक जो आप करते हो वो करते हो टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट कैसे करते हो, या तो रिलेटिव्स के साथ लगे रहते हो घूमने के लिए, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपकी जो होती है उस पर लगे रहते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सोना बाबू, निब्बा निब्बी, ये सब आप करते रहते हो। ये सब नहीं करना है बेटा। 6 महीने की तपस्या, 6 महीने खुद को नौछावर कर दो और इस तरीके से नौछावर कर दे कि भाई जब तू 6 महीने बाद इस तपस्या से निकले तो तेरे चेहरे पर अलग ही चमक हो और लोग तेरे सामने खड़े हो और बोले जय हिंद, बोले जय हिंद, मतलब सलूट तुझे ठोकने के लिए आ जाए। ऐसी मेहनत कर ले। और जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, तुम्हारा पास्ट। भाई अपना पास्ट देखो,
तुम्हारे फैमिली कंडीशन देखो, तुम अपने पेरेंट्स को देखो, कभी भी मोरल डाउन हो एक तरफ बस पेरेंट्स को देख लो। भाई ये वो आदमी है तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारे अच्छे दिन के लिए खुद तपे हैं। कभी सोचो पैदल चले होंगे धूप में और तुम्हें गाड़ी में बैठाकर पहुंचाया होगा जहां भी तुम्हें जाना होगा, तुम्हें खाने पीने के लिए बढ़िया, खुद बेचारों ने कपड़े नहीं खरीदे। सोचो यार आज मेहनत करनी है और इन्हें दुकान पर ले जाकर बैठाना है और दुकानदार को सीधा बोल देना है रेट मत बता, मेरे पिताजी जिस भी कपड़े पर हाथ रख दे, मेरी माता जिस भी कपड़े पे हाथ रख दे, चुपचाप पैक कर देना। ऐसा जिंदगी में मोटिवेशन लेकर आओ। दुकानदार सीधा बोल दो रेट बताने की जरूरत नहीं है, तेरी दुकान में जितना महंगा से महंगा कपड़ा है रख दे बस सामने। आज मेरे पिताजी और मेरी माताजी यहां पर है, आज ये जिस कपड़े पर हाथ रख देंगे वो है। उस दिन के लिए मेहनत करे भाई, तपस्या ये आपको करना है। और वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको डूज और डोंट्स नहीं करने हैं बेटा। तो ये आपके फ्लॉज हैं बेटा, ये ड्रॉबैक्स है जो आप कॉमनली करते हो। तो चले बेटा आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं और आज स्ट्रेटेजी को अपन डिस्कशन करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है। अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। जैसे एनडीए की केमिस्ट्री की अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, कोई रफ एंड टफ बहुत बड़ी सिलेबस चीज नहीं आती है कि 11th-12th का कुछ ज्यादा टॉपिक्स पूछ लिया। हाँ थोड़ी बहुत लिमिटेड टॉपिक्स 11th-12th की आ जाती है, जैसे कुछ मोल फ्रैक्शंस वाली टर्म्स आपकी आ जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी तो भाई साहब आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाओगे, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। सिलेबस पढ़ो समझो क्या है बेटा, है ना। सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स है, अच्छा यार ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, या ये वाला चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, अच्छा कार्बोनेट्स कंपाउंड है, यार ये तो मैंने पढ़ा था 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, यार वहां पर था। चल एक काम करता हूं भाई, इन टॉपिक्स के पीवाईक्यू थोड़ा देख लेता हूं किस लेवल तक पूछ रहा है। आप पीवाईक्यू को जब थोड़ा सा गो थ्रू होगे आपको समझ में आ जाएगा लेवल क्या रहता है, और आपको लेवल समझ में आ जाएगा, आप खुद जज कर लोगे यार 10th लेवल पे जाना है 12th लेवल पे जाना है। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं प्योरली बोल दूं कि भाई पूरा पूरा 10th लेवल पे पैटर्न बेस करता है, नहीं यार, थोड़ा सा 12th लेवल 11th लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए अपन लोग हैं, उसके लिए बहुत सारे सोर्स है, मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। दूसरा क्या है, स्टडी मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एनसीईआरटी जो भी आपकी किताबें हैं 9th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है बेटा, ये गैदर कर लीजिए, इनको कभी भी मत बेचिए। साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, जो भी किताबें मैथमेटिक्स की, भाई कभी भी सोल्ड आउट मत करिए, इनको अपने पास रखिए हमेशा, ठीक है बेटा। कुछ किताबें अगर मैं बात कर रहा हूं 11th और 12th की, कुछ कंसेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स आपके आ जाते हैं, बाकी आपको ये सब स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आप इतनी क्लास को फॉलो कर लीजिए और अपने नोट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। दूसरा आपको क्रिएटिव स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान कैसे बनाना है बेटा, आपको ना टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर केमिस्ट्री में कौन कौन सी टॉपिक्स आती है। एक टॉपिक फॉर एग्जांपल आपकी है मेटल एंड नॉन मेटल, आपकी टॉपिक है बेटा। सिमिलर वे में आपकी टॉपिक कौन से बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट आपकी टॉपिक है, ठीक है। अपन और टॉपिक की बात करते हैं तो आपकी एक टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है बेटा, कार्बन और इट्स कंपाउंड्स। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं बेटा। कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या है, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मोलैरिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास से क्वेश्चन आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास से क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज मास से क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। ये न्यूमेरिकल कांसेप्ट्स यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। सिमिलर वे में अगर अपन नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करते हैं तो एक चैप्टर आपका आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कुछ आपके टॉपिक्स कॉमनली होती हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, यदि हम लोग बात कर रहे हैं ग्लासेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, और अगर आपके बात करते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, सीमेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है, पॉलीमर से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है ना, प्लास्टिक से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइबर से क्वेश्चन पूछ सकता है, मेडिसिन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, ठीक है, ट्रैंकुलाइजर्स, ये दवाइयां क्या होती हैं, सीमेंट के कंपोजिशन क्या है, ग्लासेस डिफरेंट टाइप के कहां पर होते हैं, लेबोरेटरी ग्लासेस, यूवी ग्लासेस, ठीक है। इस तरीके से फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक्सप्लोजिव्स, यहां से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, यहां पर कुछ कॉमन नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ लेता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे पेपर में पूछ लेता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी यहां से पूछ लेता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें रदरफोर्ड की थ्योरी आपसे पूछ सकता है ना, बोर्स की थ्योरी पूछ सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर एटम पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स वाला एक क्वेश्चन आपका आता है बेटा, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैटर्स के कितने स्टेट होती हैं, और इसी तरीके से प्यूरिफिकेशंस पढ़ते हो आप, है ना, जैसे डिफरेंट मेथड्स पढ़े, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इवापोरेशन आपने पढ़ा है, फिल्ट्रेशन आपने पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, है ना, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, इन मेथड्स को पूछ लेता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यहां से मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, होमोजेनस हेटेरोजेनस वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन सी चीज आपकी यहां से एक चैप्टर के अंदर से पूछता है बेटा। और अगर अपन बात करते हैं और क्वेश्चंस कहां से आपके आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से आ जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है ना बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अपनी कौन सी होती है, वहां से आपके क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। सिमिलर वे में अगर अपन बात कर लेते हैं और क्वेश्चंस यहां से आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, यहां से अगर हम लोग और बात कर लेते हैं, आपके ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे आपके यहां से जाते हैं बेटा, है ना। ये कुछ कॉमन चैप्टर हो गए जहां से आपका सिलेबस बनता है। भाई आपको पता ही नहीं है सिलेबस ये है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, तो प्रॉब्लम तो होगी ना बेटा। तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर बताई गई है कि भाई ये चीज आपको यहां पर फोकस 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 करनी है बेटा, ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए तो ही आप कर पाओगे पीवाईक्यू। तो आपने कैसे ब्रेक करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना दिन फिक्स कर लीजिए, भाई मुझे 3 दिन के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट करना है, और आप डिसाइड कर लीजिए मुझे एक दिन में इतनी टॉपिक पढ़नी है, बाइफरकेट करिए, आज मुझे मेटल्स पढ़ना है, 2 घंटे के अंदर मेटल्स कंप्लीट। भाई जब तक मेटल्स कंप्लीट नहीं होता उठना नहीं है, जब तक नॉन मेटल कंप्लीट नहीं होता तब तक उठना नहीं है, तो आपको बाइफरकेट करके पढ़ना है, और आप चीजों को बार बार रिवाइज करिए, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। अब क्या आपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ लिया, आप सिर्फ पिछले 5 साल 10 साल के पीवाईक्यू उठाइए, अभी सिर्फ पीवाईक्यू में से केमिस्ट्री में से सिर्फ मेटल एंड नॉन मेटल के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन अभी आप सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन उठाओ और उसी को ही सॉल्व करो। जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यार मजा आ गया भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर नेक्स्ट चैप्टर को उठाओ, सिर्फ उसी के करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर को उठाओ, फिर उसी के करो। और एक चीज और याद रखना बेटा, रिवीजन में आप लोग क्या प्रॉब्लम करते हो, रिवीजन में प्रॉब्लम बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि हमने जो आज पढ़ा वो तो पढ़ लेते हैं, कल जब नेक्स्ट डे आता है नेक्स्ट वाले दिन बस कल वाला ही पढ़ते हैं, तीसरे दिन बस तीसरे दिन जो पढ़ा है वही पढ़ते हैं। नहीं करना है ये कॉमन मिस्टेक है। आपने पता क्या करना है, आज जो पढ़ा है वो तो पढ़ना है, कल के दिन सबसे पहले जो पास्ट डे आपका बीत गया है उसको रिवाइज करना है, और फिर उस दिन को, ठीक है, 2 बार रिवाइज हो गया पिछली वाली क्लास, तीसरे दिन पहले 2 क्लास जो हो गए उसको रिवाइज करना है, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन पहले 3 क्लास। जब आप ऐसा करोगे, हो सकता है आज आपको रिवीजन करने में 3 घंटे लग रहे हैं, दूसरे दिन आपको 2.5 घंटे लगेंगे, उससे अगले दिन 2, फिर 1.5, फिर 1 दिन ऐसा टाइम आएगा जब आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी टिप्स पर ऐसे होंगे। सो ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन योर टिप्स। सो ये चीज स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है बेटा। याद, जब आप पैदा होते आप जानते भी नहीं थे बेटा बोलना, रेगुलर बोल रहे हो ना तब जाकर सीखे हो या नहीं सीखे हो, तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये आपको यहां पर याद रखनी है बेटा। फाइन है, क्लियर है। तो दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू फोकस, ठीक है, इस तरीके से अपना पढ़िएगा, स्ट्रेटेजिक प्लान आपको डिवाइड कर टॉपिक वाइज पढ़ेगा और फिर मॉक वगैरह लगाइएगा। फोकस ऑन की एरियाज, जैसे स्टोशियोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने अभी आपको बताया, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, ये आपका फिजिक्स वगैरह में आता है, ठीक है, केमिकल काइनेमेटिक्स ये सब नहीं आता, इक्विलिब्रियम ये आपका यहां पर नहीं है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपका है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स वाला, ठीक है, लिख सकते हो। थोड़ी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपका वही सीमेंट वाले जो टॉपिक्स आ जाती है, ग्लासेस वाले आपकी जो टॉपिक आ जाती है, ठीक है बेटा, फर्टिलाइजर्स वाली जो टॉपिक आ जाती है, मेडिसिन वाली आ जाती है, वही सब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस बेसिक चीज आपको पढ़नी है, कार्बोनेट्स कंपाउंड 10th लेवल तक की, जिसमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ सकते हो कि एल्डिहाइड कौन से होते हैं, अल्कोहल कौन से हैं, केटोन्स ग्रुप्स कौन से होते हैं उनके, और उनकी कॉमन रिएक्शंस में यदि हम लोग बात कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल है ना, मतलब नॉर्मल, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इतना डेप्थ और डिटेल में आपको नहीं जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे बेटा उतना निखर कर आओगे, पीवाईक्यू से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस टाइप के पूछता है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जब तक पीवाईक्यू नहीं लगाओगे बेटा प्रॉब्लम 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 अपने लिए क्रिएट करो, कोशिश करो पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा आप लगाओ, और अपने क्या दो बेटा, रेगुलर टाइम पीरियड पे मॉक टेस्ट आप दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सर मॉक टेस्ट बेटा, आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको अपना वीक एरिया कैसा पता चलेगा,
है ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि भाई तुझे मुंबई जाना है, और अचानक बोल दो कल ही मुंबई जाना है। भाई तुम पहले कभी गए नहीं हो, तुम पूछोगे अरे मैं अकेला कैसे चल जाऊंगा। तो भाई मॉक टेस्ट भी ऐसा है, तुम पेपर में जाने के लिए बैठे हो, तुम्हें ये नहीं पता मॉक टेस्ट होता कैसे, कैसे गोला भरते हैं कैसे नहीं भरते, भाई तुम उस एनवायरमेंट में अडेप्ट ही नहीं हुए हो। तो पहले किसी पेपर में जाने से पहले अडेप्ट टू हो जाओ, उसके बारे में समझो, अपनी स्पीड बनाओ, क्वेश्चन कॉन्फिडेंस बिल्ड करो बेटा। जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करोगे प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल हैव टू फोकस अबाउट योरसेल्फ बेटा, ठीक है। सो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, और देने के बाद अपने वीक एरिया देखो कितने आपके मार्क्स आ रहे, एनालाइज करो। जब तक एनालाइज नहीं करोगे प्रॉब्लम होगी। जितना खुद को रगड़ोगे घिसोगे उतना निखर कर आओगे, याद रख लेना बेटा, ये बहुत कॉमन सी चीज होती है। और जिंदगी का सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन आपका पास्ट, आपका कर्म, आपके साथ किसी ने किसी की इंसल्ट करी हो, वो सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटिवेशन आपका होता है बेटा, याद रख लीजिएगा। रिवीजन करिए रेगुलर टाइम पीरियड में, भाई जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। 6 महीने 7 महीने 8 महीने बैठो, हर हफ्ते एक हफ्ते आपने जो पढ़ा है शनिवार और इतवार वाला दिन फिक्स कर लीजिए, मैंने एक हफ्ते जो पूरा पढ़ा है वो रिवीजन करना है बार बार। और रिवीजन की स्ट्रेटेजी में आपको बता दूं बेटा, 3 हाइलाइटर अपने पास हमेशा रखो। और जब भी रिवीजन करने जाओ ना बेटा, हमेशा फिजिकल नोट से पढ़ा करो, पीडीएफ थोड़ा इग्नोर करा करो पढ़ने के लिए। उसमें आईसाइट भी वीक होती है, नींद भी आती है, इंटरेस्ट भी नहीं आता। फिजिकल चीजों से पढ़ने में मजा आता है। आप एक बार पढ़ो, हाईलाइट करो, फिर आप कुछ 2-3 घंटे एक दिन के बाद दोबारा पढ़ो। जब दोबारा पढ़ोगे डेफिनेटली कुछ चीज आपको ऐसे इंपॉर्टेंट निकल कर आएगी जो पहले आपको इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो आपको निकल कर आएगी। फिर आप उस चीज को हाईलाइट कर लो। तो 2 बार पढ़ लिया, कुछ दिनों बाद तीसरी बार पढ़ो। जब तीसरी बार आप पढ़ोगे डेफिनेटली आपको कुछ और इंपॉर्टेंट निकल कर आएगा, तो आप उसको हाईलाइट। एक चीज आपने 3 बार पढ़ ली, कुछ दिनों बाद फिर रिवीजन, भाई फिट हो गई, ब्रेन में फिट हो गई। जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप बोलोगे अरे यार ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी, वहां पढ़ी थी, यहां पढ़ी थी, इसका आंसर ये है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिंक कर पढ़ोगे, डेफिनेटली यू जस्ट गॉट द सक्सेस, याद रख लेना बेटा, ठीक है। फिर वर्क ऑन प्रॉब्लम एरियाज, जो आपके वीक एरियाज उस पर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और वीक एरिया कैसे चलेगा, जब आप मॉक लगाओगे, जब आप पीवाईक्यू लगाओगे, और जब आप रेगुलर रिवीजन करोगे। ये 3 चीज बहुत से बच्चों ने इस बार मिस करी होगी, आई एम डैम श्योर। बिल्कुल ईमानदारी से बताना बेटा, इसमें कोई भी वो नहीं है कि शर्म की यार बताएंगे क्या होगा। गलती होती है बेटा, हर किसी से होती है, उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन उस गलती को दोबारा रिपीट मत करो, ये आप जिंदगी में याद रखना। नेक्स्ट क्या है बेटा, अपडेटेड रहो, दीन दुनिया में क्या घट रहा है, इंडिया का एग्जाम कैसे चेंज हो रहा है, पैटर्न कैसा चेंज हो रहा है, सिलेबस तो नहीं चेंज हो रहा है बेटा। अगर आप पिछले 10 साल के ऊपर उठा के देखोगे, हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बढ़ते हैं घटते हैं, कुछ नया क्वेश्चंस ऐड कर दिया जाता है। आपको अपने पीवाईक्यू पेपर्स में कुछ भी ऐसे टॉपिक मिलती है जो अलग आ गई है, भाई उस टॉपिक को पढ़ डालो, इसका मतलब एनडीए के सिलेबस में है, आपने अब तक नहीं देखी थी। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपका क्वेश्चन पूछ लिया, वो 11th की टॉपिक आती है, जैसे पेपर पीआईक्यू में आया है। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं सीडीएस 1 2020 सॉरी एनडीए 1 वाले में आया था बेटा 2024 का जो होता, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बोल देता है, एनएससीएल वाले क्वेश्चन याद करो, वो 11th क्लास की टॉपिक है, 9th-10th में तो नहीं आती। तो आपने देखा पैटर्न चेंज हो रहा है, भाई पूछ सकता है, और उसने पूछ लिया तो सिलेबस में है भाई, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके सोर्स निकालो, 11th के एनसीईआरटी उठा लो, कुछ ऑनलाइन सोर्सेस निकालो, आप कहीं से भी देख सकते हो। तो अपडेट तब रहोगे, पीवाईक्यू में कुछ भी नई टॉपिक मिले तो पढ़ लो उस टॉपिक को, अरे यार ये टॉपिक मेरी वीक है पढ़ लेता हूं, पीवाईक्यू से आपको मिल जाएगा भाई। वो पीवाईक्यू एक सिलेबस ही है, वो आपको स्टडी करना आना चाहिए। जब स्टडी करना सीख जाओगे यू जस्ट गोइंग टू रॉक आउट बेटा। और नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो कि भैया नोटिफिकेशन आएगा, हम पढ़ें, हम फॉर्म भरेंगे, हम पढ़ेंगे, तब जाकर करेंगे, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे, फिर देखेंगे, करेंगे, सो जाता है तो बहुत टाइम है भाई। अभी से अगर सच्ची ईमानदारी से तुम फौज में जाना चाहते हो, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो बेटा, ये आपसे रिक्वेस्ट है ना बेटा, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। हेलो, जय हिंद बच्चा लोग। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तब हम रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में तो हाथ पैर मार नहीं सकते। हम लोगों को एक प्रॉपर डायरेक्शन पता होना चाहिए, यानी कि मैं बात कर रही हूँ एक स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए हमारे पास में हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिसको हम फॉलो करें तो हम मिनिमम मेहनत के साथ में मैक्सिमम रिजल्ट्स लेकर आ सकें। अब बायोलॉजी में ऐसी ही हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, मैम बायो का कितना वेटेज होता है, तो बेटा ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चंस आपके बायो से पूछे जाते हैं जिनका लेवल मॉडरेट रहता है। अब मैम कौन सी बुक को हम लोग रेफर करें,
सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट किताब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ हमारी गुरु माता किताब एनसीईआरटी की। अब एनसीईआरटी में कौन सी क्लासेस रेफ़र करनी है? तो बेटा एग्जामिनर ने पिछले कुछ सालों में 9th-10th के साथ में 11th-12th को भी टच किया है कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th चारों की एनसीईआरटी को बेस बना के यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। और बाकी और भी जहाँ से भी टॉपिक्स कवर होते हैं, सिंपल सी बात ये है कि आपके लिए मैंने सारी किताबें पढ़ के रख ली हैं और आपको सिर्फ अब नोट्स बनाने हैं। आपको किसी भी अलग से बुक को रेफ़र नहीं करना है। सिर्फ बुक्स को अगर आप रेफ़र करेंगे तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो आपको जो भी यहाँ पे नोट्स में पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। अब हम लोग नोट्स कैसे बनाने वाले हैं इसके, तो आप लोग क्या करेंगे, A4 साइज शीट्स लेकर आएंगे। यानी कि आप शीट्स को फाइल में लगाते जाएंगे जैसे जैसे आपके नोट्स बनते जाएंगे, क्योंकि आगे जाके जब भी हम लोगों को कुछ भी चीज़ ऐड करनी होती है तब हम उन्हीं नोट्स में घचपच करते रहते हैं हमारे रजिस्टर में। लेकिन हम लोगों को अब क्या होगा कि अगर नई शीट्स हम लगाने का हमारे पास में ऑप्शन रहेगा तो 2 चैप्टर्स के बीच में भी कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम नई एक शीट लगा देंगे और उससे हमारे चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। दूसरी बात कि मैम ऐसे कितनी शीट्स हम ले आएँ, एक एक सब्जेक्ट के इतने बड़े नोट्स बनते हैं, तो हम लोग ऐसे नोट्स नहीं बनाने वाले हैं। हम लोग एकदम कंसाइज, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं। हर एक क्लास के एंड में हम लोग माइंड मैप बनाएंगे और माइंड मैप बनाने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी क्लास को समराइज करके हम आधे से एक पेज में लेकर उतार देंगे। यानी कि आपकी वो जो प्लेन शीट है ना वो यहाँ पे काम आएगी। एक शीट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट, इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो आप A4 साइज शीट्स लेकर आएंगे और आप 4 कलर के पेन्स लेकर आएंगे, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये 4 कलर्स के आप पेन्स लेकर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा एम रहेगा आपके दिमाग में एक पिक्चर मेमोरी बना देने का। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस की बात करते हैं तो मैंने क्या किया, रेड पेन से मैंने बैक्टीरियल डिजीज़ेस लिखी, ब्लू से वायरल लिखी और ग्रीन से फंगल लिखी। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में एक पिक्चर मेमोरी बन के रेडी हो जाती है कि रेड कलर से वो बीमारी लिखी थी, यानी कि वो बैक्टीरियल बीमारी थी। तो एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें याद आती हैं। तो इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कलर्ड पेन्स लेकर आएंगे और हम लोग A4 साइज शीट्स में नोट्स बनाने वाले हैं। फर्दर ऑन हम लोगों की जो शुरुआत पूरे सिलेबस की होने वाली है वो होगी आपकी सेल से। सेल वही है जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है, वहाँ से हमारे सिलेबस की भी शुरुआत होगी। यानी कि एक छोटी सी कोशिका, एक छोटे से सेल से हम शुरू करेंगे। उसके बाद में हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे। टिश्यूज़ को पढ़ते टाइम हम फिर पढ़ेंगे कि एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं और इनमें डिफरेंस क्यों है, क्यों एनिमल्स और प्लांट्स में सेम एक जैसे टिश्यूज़ मौजूद नहीं होते। उसके बाद में हम बात करेंगे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि हमारे बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि कोई बीमारी अगर हो रही है तो इनमें से कौन सी चीज़ों में दिक्कत हुई है जिसकी वजह से वो बीमारी हुई है, तभी जाकर तो उसका इलाज निकल पाता है, राइट। यानी कि हम लोगों को सबसे पहले हमारे शरीर के बारे में समझना ज़रूरी है। उसके बाद में उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस एग्जामिनर का और WHO का और हमारी गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है ये आफ्टर कोविड वाला टाइम। अभी भी हम देख रहे हैं मंकी पॉक्स आ गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐसी आई हैं उनको समझने के लिए पहले नॉर्मल फंक्शनिंग समझनी पड़ेंगी, डिजीजेस समझने पड़ेंगे। जब हम ह्यूमंस की बात कर लेंगे तब अल्टीमेटली हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पे आएंगे कि भैया प्लांट्स में क्या चीज़ें हमसे अलग होती हैं, क्यों होती हैं, उनका कार्यक्रम कैसा चल रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो या तो दूसरे जानवर हैं या तो प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि एक ओवरऑल साइकिल हम लोगों को समझनी ज़रूरी है। क्यों, ये क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात आती है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब जेनेटिक्स क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब हम ये समझेंगे कि एक जनरेशन से दूसरे में कैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है तभी
हम लोग ये समझ पाएंगे कि उससे छेड़छाड़ कर कर हम किस प्रकार से एक नई जनरेशन ऐसी बना सकते हैं जिसमें हमारे प्रकार के, हमारे मनपसंद के कैरेक्टर्स मौजूद हों। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारी बायो में आने वाली हैं। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ वही जो हमारे गोले को, जो हमारे अर्थ को दूसरे प्लैनेट से अलग बनाती है। तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ही होने वाली है। हम क्लास में नोट्स बनाएंगे, एकदम कंसाइज नोट्स बनाएंगे, ऐसे जिनको बाद में रिवीजन करने में हमको बिल्कुल भी जोर ना आए। 30-40 पेज के नोट्स रहेंगे तो रिवीजन के टाइम पे इजी हो जाएगा। साथ ही साथ में हम लोग क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, या फिर जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिस होते होते हमारी जो चीज़ें हैं सारी की सारी क्लास में याद होती जाएंगी। ये हमारी बायोलॉजी में स्ट्रैटेजी होने वाली है बच्चा। तो मैं अभी के लिए आपसे लेता हूं विदा, ठीक है ना। तो आप सभी को अपनी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप जहां से मर्जी तैयारी करें, चाहे आप डिफेंस वाला से करें, शौर्य बैच से करें, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से करें, ठीक है ना। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है जी। एंड स्वागत है आप सभी का कि आप यहां तक आए, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे आकर के सुना, ठीक है ना। मिलते हैं हम किसी और लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।